बच्चों बच्चों चलिए आज से हम अध्याय 1 आप लोगों का प्रयोगात्मक कार्य शुरू कर रहे हैं। बच्चों इसमें कुछ चीजें हम आपको बताना चाहेंगे। पहले ही देखिए, इसमें हमने जो चीजें लिखी हैं, ठीक है, जो चीजें लिखी हैं आपको केवल अक्षरशः प्रैक्टिकल की फाइल अगर कंप्लीट करना हो तो आप वही चीज आप स्वयं लिख देंगे। ठीक है, जो हमने आपको बताया है मुख से वो हमने आपको समझाने के लिए बताएंगे, लेकिन उसको आपको लिखना नहीं है। लिखने में आप समझ सकते हैं कि किस तरह लिखा जाता है कॉपी में। अक्षरशः वही चीजें आप लिखिएगा। ठीक है मित्रों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अच्छा हाँ, एक चीज और आपको बताना चाहेंगे मित्रों, जिन विद्यार्थियों ने हमारी पुस्तक खरीदा होगा, जैसे बहुत से बच्चे फेरीद पढ़ते हैं, ठीक है, फेरीद तो मान लीजिए कम पैसे की भी मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि उसमें आपको कम पढ़ना पड़ता है, पढ़ना उतना ही पड़ता है। बशर्ते फेरीद में आपको प्रश्न टू प्रश्न आपको पढ़ना होगा। लेकिन हमने ये भी देखा है कि फेरीद भी आपकी इस समय 150 से 200 पेज की आ रही है, जबकि पुस्तकें भी हमारी लगभग 150 से 200 पेज या 200 कुछ पेज अधिक होंगे, क्योंकि हमने उसमें प्रयोगात्मक भी जोड़ दिया है। हाँ, एक चीज और आपको बताना चाहते हैं कि जो बच्चे हमारी पुस्तक खरीदे होंगे, ठीक है, ये पुस्तक का नाम आपका थर्ड, जिसमें दोनों है, राष्ट्रीय सुरक्षा। इसमें आप लोगों को हमारी पुस्तक में आपको जो है पूरा थ्योरी का पाठ्यक्रम तो बिल्कुल मिल जाएगा। ऐसा भी नहीं है हमारी पुस्तक में कि आपको कहीं और भी दूसरी पुस्तक में आपको ढूंढना होगा कुछ चैप्टर। उसमें आपको हमने पूरा सिलेबस ही लिखा है, अलग से हमने उसमें कुछ नहीं दिया है, सिलेबस दिया है। और केवल सिलेबस, अक्षरशः सिलेबस हमने दिया है। यानी हमारी पुस्तक जो विद्यार्थी लिए होंगे उनको जो है अलग से दूसरी पुस्तक नहीं पढ़ना है, और ना ही ये ध्यान देना है कि इसमें पूरा चैप्टर का कुछ भाग दूसरे में मिलेगा, कुछ तीसरे में मिलेगा, जैसा कि अन्य लेखकों ने किया है। ठीक है, तो हमारी पुस्तक अपने आप में पूर्ण है। राष्ट्रीय सुरक्षा, लेखक में हमारे गुरुजी हैं पहले नंबर पर डॉक्टर अभय कुमार सिंह, दूसरे नंबर पर मेरा नाम है डॉक्टर सुभाष चंद्र मौर्य। ठीक है, और अपने आप में पूर्ण इसलिए है कि ये जो है थ्योरी तो आपको अक्षरशः सिलेबस का मिल ही जाएगा, और उसमें प्रयोग पीछे हमने जो है पूरा आपका प्रैक्टिकल भी हमने लिख दिया है, अभ्यास प्रश्नों के साथ में सवाल को समझाते हुए हमने उसमें प्रैक्टिकल भी आपका पूरा दे दिया है। ठीक है, तो जो बच्चे पुस्तक लिए होंगे उन्हें वीडियो से लिखने की जरूरत नहीं है, उनके लिए पुस्तक ही पर्याप्त है, पढ़ने और लिखने दोनों के लिए, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करना चल रहे हैं बच्चों। हाँ, एक बार फिर से आपसे कहेंगे बच्चों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए, अगर हम आपको थोड़ा भी अगर आपको लाभ दे पा रहे हो तो। ठीक है, चलिए अध्याय 1 में जो पहला अध्याय हम पढ़ेंगे उसका नाम है भू आकृतियां और उसका मानचित्र पर प्रदर्शन। इसमें देखो बच्चों, जो लिखा है आप उसको पढ़ते हम चलेंगे, जो समझाने की जरूरत होगी वो आपको समझाएंगे। ठीक है, अब थ्योरी जैसा इसमें हम विस्तृत रूप से नहीं समझाएंगे, जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर समझाएंगे, और केवल उतना ही जितने की जरूरत होगी। ठीक है, अध्याय 1 भू आकृतियां और उनका मानचित्र पर प्रदर्शन। युद्ध में भूमि की बनावट का ज्ञान सेनापति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि युद्धों पर भू आकृतियों का बहुत ही अधिक प्रभाव होता है। मित्रों, हमने थ्योरी पढ़ाते समय आपको कभी न कभी ये जरूर बताया होगा कि हर प्रकार की भूमि पर युद्ध लड़ने का तरीका अलग अलग होता है। अब आज का समय ऐसा है कि लगभग जल, थल और वायु सब कुछ जो है युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो चुके हैं, अर्थात जल में भी युद्ध हो सकता है, थल में भी हो सकता है, वायु में भी हो सकता है। इतना ही नहीं, थल पर भी कई आकृतियां होती हैं जहां पर लड़ने के तरीके अलग अलग होते हैं। मान लीजिए जैसे प्लेन जमीन है, वहां पर आप जो है जो शक्तिशाली सेना होगी वही विजयी होगी। पहाड़ी स्थिति जो है, वहां पहाड़ी युद्ध कला में आप जानते ही हैं गुरिल्ला युद्ध कला अधिक सफल होता है। और उबड़ खाबड़ भूमि, ऊंची नीची भूमि, तो यहाँ पर देखा जाए तो यंत्रों का प्रयोग हम बहुत अधिक नहीं कर सकते, जहां पर खास करके आज के युद्ध, आज की टेक्नोलॉजी में जहां पर देखा जाए तो हर प्रकार की भूमि पर हर स्थान को युद्ध भूमि में तब्दील किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर मेरा जो पढ़ने में जो इसका जो अर्थ हमको समझना है केवल यही है कि भूमि की बनावट भी युद्ध क्षेत्र को प्रभावित करती है। ठीक है, हर प्रकार की युद्ध भूमि में अलग अलग प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम देख सकते हैं कि
इतिहास साक्षी है कि महान सेनापतियों ने भूमि की बनावट को अपनी युद्ध कला का एक अंग के रूप में शामिल किया है। हर प्रकार की भूमि की बनावट पर युद्ध लड़ने का तरीका अर्थात जिसे समरतंत्र कहते हैं अलग अलग होता है। जानकारी के अभाव में भू आकृतियां अपने लिए भी हानिकारक हो सकती हैं। इसका ज्ञान हमें सैनिक मानचित्रों के माध्यम से ही हो सकता है। युद्ध में सफलता प्राप्त करने के लिए सैनिकों को मानचित्र पर प्रदर्शित सभी प्रकार की आकृतियों का ज्ञान होना एवं इन आकृतियों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की विधि की जानकारी का होना अति आवश्यक है। भू आकृतियों की जानकारी से ही हम निर्णय ले सकते हैं कि कौन सा प्रदेश अपने लिए उपयोगी होगा, कौन सा किलेबंदी के लिए और कौन सा स्थान गोदामों के लिए उचित होगा। इसीलिए सैनिकों को मानचित्र पर प्रदर्शित आकृतियों के ज्ञान के साथ साथ ढाल, उतार चढ़ाव, पहाड़ी आदि के संकेतों को समझना एवं जानना आवश्यक है। मानचित्र पर मानव निर्मित आकृतियों को तो आसानी से प्रदर्शित किया जा सकता है, परंतु धरती के भौतिक बनावट जैसे पर्वत, ढाल, पठार, टीला, गड्ढा, उतार चढ़ाव आदि को मानचित्र पर प्रदर्शित करना एवं समझना दोनों कठिन होता है। इस कठिनाई के निवारण हेतु आज लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई को एक निश्चित मापक के आधार पर मानचित्र पर प्रदर्शित किया जा रहा है। मित्रों, यहाँ आप देख सकते हैं कि जिन क्षेत्रों के भू आकृतियों के बारे में हमें जानकारी, मौसम, जलवायु के बारे में जानकारी नहीं है, उन क्षेत्रों पर पहली बात तो लड़ाई के लिए जाना भी खतरनाक होता है। जैसे आपको हमने बताया था, जैसे आपको हमने पढ़ाते समय कभी बताया जरूर होगा कि सोवियत संघ के जो साइबेरिया का क्षेत्र है, इतना ठंडा क्षेत्र है, बर्फीला क्षेत्र है, जो उसके लिए वरदान बना हुआ है। जो भी सैनिक, जो भी सेना वहां पर आक्रमण करने के लिए गई, वो सोवियत संघ पर विजय नहीं कर पाई। अब बफरते जो है वो खुद ही मौत के गाल में समाती चली गई। अब सोवियत संघ का वही जो है साइबेरिया का क्षेत्र उसके लिए वरदान साबित हुआ है। ना तो नेपोलियन ना ही हिटलर उसको जो है कभी जीत पाए। ठीक है, इसीलिए ये जो है चैप्टर आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब देखिए मानचित्र पर भू आकृतियों को प्रदर्शित करने की विधियां। अब देखिए मानचित्र पर भू आकृतियों को प्रदर्शित करने की जो विधियां हैं, इसका हम इस प्रकार अध्ययन करते हैं। मानचित्र पर भू आकृतियों को प्रदर्शित करने की अनेक विधियां हैं, किंतु जो भी विधियां हैं इसमें कुछ न कुछ त्रुटियां एवं कमियां अवश्य हैं, क्योंकि कोई भी विधि ऊंचाई का वास्तविक ज्ञान नहीं करा पाती। तो कोई विधि स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं करा पाती। भू आकृतियों को प्रदर्शित करने की कुछ विधियां निम्नलिखित हैं। पहला नंबर है रेखा समूह विधि। रेखा समूह विधि में छोटी छोटी एवं टूटी रेखाओं द्वारा ढाल को प्रदर्शित किया जाता है। कम ढाल होने पर रेखाएं पतली तथा दूर तथा कम ढाल होने पर रेखाएं पतली एवं दूर दूर तथा तीव्र का मतलब होता है बच्चों खड़ी ढाल, जिसको हम लोग बोलते हैं। जो तीव्र ढाल, जो जहां ज्यादा ढालू होती है, जिसपे हम लोग चढ़ने में असहज महसूस करते हैं, और छोटी ढाल वो होते हैं जिसको आराम से हम लोग चढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तीव्र ढाल होने पर रेखाएं मोटी तथा पास पास प्रदर्शित की जाती हैं। जिस दिशा की ओर ढाल होता है ये उसी दिशा की ओर खींची जाती हैं। इससे पानी की बहाव की दिशा को भी आसानी से जाना जा सकता है। रेखा समूह पास पास होने के कारण बीच में अन्य सूचनाएं नहीं प्रदर्शित की जा सकती। आप चित्र में देख सकते हैं जो रेखा समूह का जो ये विधि है इसी तरह आपको प्रदर्शित किया जाएगा। आप देख सकते हैं, इसको आप अपनी कॉपी में बना लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ले लीजिएगा, उसके बाद आप इसको बना लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम इसके गुण और कमियां क्या हैं। यह विधि सरल है क्योंकि एक ही विधि में ही धरातल के ढाल की विभिन्नता का ज्ञान हो जाता है। दूसरा नंबर, समोच्च रेखाओं के बीच में पड़ने वाली छोटी छोटी आकृतियों का प्रदर्शन इस विधि द्वारा सरलता से किया जा सकता है। ढाल में वृद्धि के साथ साथ मानचित्र अधिक काले होते जाते हैं। इसी कारण मानचित्र के अन्य विवरण दृष्टिगोचर नहीं होते। इनके द्वारा केवल ढाल का ज्ञान होता है, वास्तविक ऊंचाइयों का नहीं। आधुनिक मानचित्रों में अब इस विधि का प्रयोग कम हो गया है।
दूसरा नंबर है मित्रों पर्वतीय छाया चित्र का प्रदर्शन। इसमें कल्पना की जाती है कि प्रकाश उत्तर पश्चिम वाले स्थानों पर पड़ता है और छाया दक्षिण पूर्वी ढाल पर पड़ती है। छाया द्वारा ढाल को प्रदर्शित किया जाता है। इसमें सफेद एवं काले रंगों का प्रयोग किया जाता है। खड़ी ढाल को गहरे काले रंग से एवं सुगम, जिसे सरल ढाल कहते हैं, हल्का ढाल जो होता है, को सफेद काले रंग से, हल्के काले रंग से दिखाया जाता है और समतल भूमि को सफेद ही रहने दिया जाता है। तो मित्रों ये है पर्वतीय छाया चित्र, आप चित्र में देख सकते हैं। जैसा भी है आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको भी आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं या बनाएंगे। ठीक है, सादे पेज कॉपी आप जानते ही हैं कैसे बनती है, एक तरफ लाइन वाली होती है, दूसरी तरफ जो है प्लेन होती है। तो जिधर प्लेन होगा उधर आप इस चित्र को बना देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। खंड रेखा, यह अनुमानित ऊंचाई को प्रकट करती है। इसमें मानचित्र एवं टूटी रेखाएं खींची जाती हैं। इस विधि का प्रयोग उन क्षेत्रों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है जिस क्षेत्र की वास्तविक ऊंचाई का ज्ञान ना हो या जिस क्षेत्र का वास्तविक सर्वेक्षण ना किया गया हो, उसे हम लोग खंड रेखा विधि से प्रदर्शित करते हैं। चौथा नंबर है रंग स्तर। दो समोच्च रेखाओं के बीच के स्थान को रंगों के विभिन्न स्तरों द्वारा गहराई एवं ऊंचाई को निम्न रूप से प्रदर्शित किया जाता है। भूरे रंग से ऊंचे भागों को, सफेद रंग से बर्फ से ढके पर्वतीय भागों को, हल्के रंग से कम ऊंचाई वाले प्रदेशों को, गहरे रंग से 600 से 900 मीटर के ऊंचे क्षेत्रों को। इसमें गुण और दोष क्या होते हैं मित्रों? रंग स्तर वाले मानचित्र पर रंगों वाली परतों को देखकर ही सरलता पूर्वक उस प्रदेश की अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की भूमि की बनावट को समझा जा सकता है। दूसरा नंबर, समोच्च रेखाओं पर आधारित एवं बीच में रंग भरने के कारण इस विधि में त्रुटि की संभावना कम होती है। अगला है, इस विधि से छोटी आकृतियों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। अगला है, अचानक रंगों में होने वाले परिवर्तनों के कारण यह ज्ञात नहीं हो पाता कि किसी क्षेत्र विशेष की ऊंचाई में परिवर्तन क्रमिक हुआ है या अचानक। क्रमिक का मतलब होता है बच्चों, जैसे अचानक कोई कगार हो तो ये माना जाता है कि अचानक ढाल जो है खड़ी ढाल हो गई। क्रमिक का मतलब है वही जो है हल्का ढाल होते हुए धीरे धीरे खाली हो जाए, खाल मतलब नीचा हो जाए, तो होता है क्रमिक। अब समोच्च रेखाएं मित्रों वही है, जैसे खास करके इसको हम जो है कभी ऊंचाई के अनुरूप जब मानचित्र पर ही अगर हम कोई रेखा खींचते हैं सीधी, तो अगर समोच्च हो तो एक प्रकार से ऊंचाई को छूते हुए जिन रेखाओं को हम खींचने का प्रयास करते हैं, या हम किसी नजर से अगर हम किसी पहाड़ी को देखते हैं ऊंचर, तो हमारी नजर जिधर जाती है उसको भी हम समोच्च रेखाओं का ही एक रूप मान सकते हैं। ठीक है, अगर सामने अगर कोई ऊंची पहाड़ी है तो सीधी सी बात है हमारी आंखें जो है उसी पर रुक जाएंगी, तो पीछे वाली रेखा जो है, पीछे वाली चीज हमको दिखाई नहीं देगी। सामने छोटी खाली है या पीछे वाली पहाड़ी अपेक्षाकृत ऊंची है तो दिखाई दे जा सकती है। तो समोच्च रेखाएं वही है जो दृष्टि को ध्यान में रखते हुए जो रेखाएं खींची जाती हैं एक दूसरे की ऊंचाई को टच करते हुए, लगभग वही होती हैं समोच्च रेखा। हालांकि भूगोल वाले बच्चे जो भी होंगे वो हमसे ज्यादा बेहतर वो जानते होंगे। ठीक है, चलिए अगला है, रंग स्तर वाले मानचित्र को देखने से प्रतीत होता है कि दो समोच्च रेखाओं के बीच का भूभाग समतल है, जबकि ऐसा नहीं होता। कुछ कमियां तो हैं ही। रंगों की पट्टियों से एक भ्रम और पैदा होता है कि नीची भूमि, उपजाऊ भूमि, गर्म तथा रेगिस्तानों के लिए भी हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भू आकृतियों को प्रदर्शित करने की आधुनिक विधियां। मित्रों थोड़ा सा चैप्टर लंबा हो जा रहा है तो ऐसा करते हैं हम इसको दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों का प्रयोगात्मक भी तैयार हो जाए। ठीक है, बाकी हमने जो इसे आपको बताया है, जो भी आप लिखेंगे अपने टीचर की सलाह से आप लिखेंगे। ऐसा ना हो कि टीचर आपके लिखाएं कुछ, आप लिख कुछ डालें, पता लगा आपका नंबर भी प्रभावित हो इससे। ठीक है मित्रों, चलिए पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।